हेलो एवरीवन, दिस इज इकरा नवाज और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स बिगिन। ओके, मैनेजमेंट थॉट का जो एवोल्यूशन है इट बिगिनस फ्रॉम थ्री अप्रोचेस, राइट। जो हमारे पास बेसिक इसकी अप्रोचेस हैं, द फर्स्ट अप्रोच इज क्लासिकल अप्रोच, द सेकंड वन इज बिहेवियरल अप्रोच एंड द थर्ड एंड द कंटेम्प्रेरी अप्रोच इज मॉडर्न अप्रोच, राइट। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्लासिकल अप्रोच को। क्लासिकल अप्रोच में बेसिकली तीन तरह के प्रिंसिपल्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, देन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो वी विल बिगिन फ्रॉम साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फोर बेसिक प्रिंसिपल्स थे दे वर गिवन बाय F.W. टेलर। ही वॉज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने 1911 में अपनी एक बुक पब्लिश की विद द नेम ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, सो अब बेसिक बात यह है कि आखिर वो ऐसे कौन से फोर बेसिक प्रिंसिपल्स थे F.W. टेलर के जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए और जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो थी वो इंक्रीज़ की। सो अभी इन जो फोर रूल्स हैं इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। जो फोर वाला रूल है इसको मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है, राइट। ओके, सबसे जो पहला रूल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो है वी हैव टू रिड्यूस। क्या रिड्यूस करना है? रूल ऑफ थंब। किसके साथ? विद साइंस। अब रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब बेसिकली वो पुरानी ओल्ड टेक्निक्स हैं काम करने की, जिसे F.W. टेलर ने कहा कि हमें अब उनको रिड्यूस करना है विद साइंस या विद लॉजिक के साथ, राइट। अब उन्होंने इसके इस प्रिंसिपल के अंदर जो चीज़ जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया वो ये था, उन्होंने कहा कि कोई भी काम करने का एक बेस्ट वे होता है, ठीक है। कोई भी जॉब परफॉर्म करने का एक बेस्ट वे जो है वो ज़रूर होता है। तो उस टाइम पे उनकी कंपनी के अंदर जो वर्कर से काम लिया जाता था वो ये था कि कोल को शोवल से उठाने का काम होता था। ये शोवल है, ठीक है। तो उन्होंने देखा डिफरेंट वर्कर्स को काम करते हुए, तो उन्होंने देखा कि ये जो शॉवलिंग है इसका बेस्ट वे क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है कि जिससे शॉवलिंग की जाए और वर्कर्स जो हैं वो थके ना और मैक्सिमम कोल उठाई जाए। तो उन्होंने जो रूल हमें दिया, उन्होंने जो रूल प्रेजेंट किया उसको कहते हैं साइंस ऑफ शॉवलिंग। साइंस ऑफ शॉवलिंग। अब साइंस ऑफ शॉवलिंग के अंदर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर एक वर्कर 20 पाउंड्स जो वेट उठाता है तो क्या होगा? वो थकेगा नहीं, ठीक है। 20 पाउंड्स वेट अपलिफ्ट करने से वर्कर्स जो हैं वो थकेंगे नहीं। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया? इसका रिजल्ट हमारे पास ये आया कि अब वर्कर्स की जो एफिशिएंसी थी वो 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज कर गई। तो इट मीन्स कि ओल्ड टेक्निक्स की बजाय हमने अब न्यू टेक्निक यूज़ की। हमने शोवल को यूज़ इस तरह से किया कि अब हम शोवल से सिर्फ 20 पाउंड्स कोल उठाएंगे। तो इससे क्या हुआ? 3 to 4 टाइम्स अगर इंक्रीज़ हुआ, यानी अगर वो पहले 10 पाउंड्स उठा रहा था अब एक वर्कर या तो 30 पाउंड्स या फिर 40 पाउंड्स जो है वो उठा रहा है। सॉरी, पाउंड्स नहीं, इसके लिए आप कोई और यूनिट यूज़ कर लें, ठीक है। ओके जी, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इस प्रिंसिपल बेसिकली क्या था। उन्होंने कहा कि द प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गेट स्टक इन द सेट रूटीन विद द ओल्ड टेक्निक्स ऑफ डूइंग वर्क। अब हमें पुराने तरीकों से निकलना है। अच्छा, अब इसमें एक बात और भी है, वो रूल ऑफ थंब के अगेंस्ट नहीं थे। वो ये नहीं चाह रहे थे कि ओल्ड टेक्निक्स को अबंडन कर दिया जाए, नो, बट दे वांट टू मॉडिफाई ओल्ड टेक्निक्स विद साइंस। सो रेदर वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है, टू डेवलप न्यू टेक्निक्स विच मेक द वर्क मच सिंपलर, ईजियर एंड क्विकर। ओके, अब सेकंड प्रिंसिपल क्या था? पहला प्रिंसिपल तो हमें समझ आ गया कि कोई भी काम करने का एक दी बेस्ट वे होता है, बस वी हैव टू फाइंड दैट बेस्ट वे। द सेकंड वन इज हार्मनी इन ग्रुप एक्शन। अब इसके अंदर वो क्या चीज़ एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी अ गिव एंड टेक सिचुएशन बिटवीन योर वर्कर्स एंड बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। अगर गिव एंड टेक जो सिचुएशन इंटेल करेगी तो आपके ग्रुप में हार्मनी पैदा होगी। एज पर दिस प्रिंसिपल सच एटमोसफियर शुड बी क्रिएटेड in the organization that labor and management consider
ईच अदर इंडिस्पेंसिबल, दोनों को लगे कि हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते और हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट इंडिपेंडेंटली अपने कामों में लगे हुए, वर्कर्स अपने कामों में लगे हुए हैं, तो क्या है कि एक हार्मनी नहीं क्रिएट हो सकती ना, हम अपने वो टारगेट्स अचीव ही नहीं कर सकते अगर हम एक उसमें कोऑपरेशन वाले इन्वायरमेंट में नहीं है। ग्रुप हार्मनी सजेस्ट दैट, अब वो क्या क्या कह रहा है कि हमें ग्रुप हार्मनी में चाहिए क्या, कि देयर शुड बी म्यूचुअल गिव एंड टेक सिचुएशन एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सो दैट ग्रुप एज अ होल कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम, हमें एज अ होल चलना है। ठीक है, अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई कि जो सेकंड प्रिंसिपल है वो एज अ होल चलने की बात करता है। अब थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, वो भी इसी की तरह है, कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। इसमें इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, देयर मस्ट बी म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल गुडविल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व अचीविंग कोऑपरेशन। वो कह रहा है अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, इट वॉन्ट्स टू अचीव कोऑपरेशन बिटवीन रेदर देन क्वाटिक इंडिविजुअलिज्म। ठीक है ना, कि हमें इंडिविजुअलिज्म नहीं चाहिए, हमें एक कोऑपरेशन के फॉर्म में एक कोऑपरेट करना है। देयर मस्ट बी म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, देयर मस्ट बी म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल गुडविल। इसके अलावा वो क्या कहते हैं कि टेलर हैज सजेस्टेड दैट द मैनेजर एंड द वर्कर शुड ज्वाइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स। राइट, एक अच्छे कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है कि आपकी मैनेजमेंट, आपके जो वर्कर्स हैं वो एक म्यूचुअली ज्वाइंटली अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिटरमाइन करते हैं। फोर्थ में वो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है टेलर का। उन्होंने उस टाइम पे 1911 में क्या बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वर्कर्स की। वो ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक सिलेक्शन की जाए, पहले ही देख लिया जाए कि क्या ये राइट पर्सन है राइट जॉब के लिए, क्या ये राइटली इक्विप्ड है, उन राइटली टूल्स के साथ इक्विप्ड है जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वो ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर वो एक काम करने का, कोई भी जॉब परफॉर्म करने का राइट मेथड बता सकते हैं तो वो ट्रेनिंग की बात करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने डेवलपमेंट पे बात शुरू कर दी। वो चाहते हैं कि जो आपके वर्कर्स हैं दे शुड बी डेवलप टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। जितना हो सकता है आप अपने वर्कर्स को ट्रेन करो फॉर देयर ओन एंड फॉर कंपनीज हाईएस्ट प्रोस्पेरिटी। क्या होगा, बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट है ना, एक वर्कर्स का भी है और उसके साथ क्या है, आपकी कंपनी का भी है। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्स देयर सिलेक्शन एंड प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग एट द वर्क प्लेस। ठीक है, अब डेवलपमेंट क्या है कि आपने सिलेक्ट करना है, आपने देखना है कि जो एक पर्टिकुलर टास्क आप परफॉर्म करवाने जा रहे हो, क्या ये बंदा उसके लिए फिट आ रहा है, इसकी जो स्किल्स ऑलरेडी इसके पास मौजूद हैं ये उनके साथ कंपैटिबल है कि नहीं, और उसके बाद उनको वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, फोर्थ वाले कोई इसको मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ था, इसमें था मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। इसमें वो एफडब्ल्यू टेलर हमें ये कहना चाहते हैं कि आप एक सेट ना बना लें कि बस एक चीज़ है तो सिर्फ वो एक लिमिट ना वो सेट कर लें कि बस इतनी ही प्रोडक्शन हो सकती है इस प्लांट से, या वर्कर्स जो है वो सिर्फ इतना काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें बताया जाए एक मैक्सिमम आउटपुट का, एक उनके माइंड में एक सेट बना हो कि हम इससे ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, एक माइंड में हो कि हम इससे ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन ईदर बाय मैनेजमेंट और बाय वर्कर्स। Okay, so we are done with F.W. Taylor's 4 principles of scientific management. अब इसके अंदर नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ। इनकी जो बेसिकली जो चीज़ हम बहुत इम्पोर्टेंट है वो है टाइम एंड मोशन स्टडी। ठीक है, इसमें क्या बात है, एक्चुअली ये F.W. टेलर के फॉलोअर्स ही थे। F.W. टेलर ने बात की टाइम पे। ठीक है, F.W. टेलर ने टाइम पे कैसे बात की, F.W. टेलर ने क्या किया कि एक जॉब है, ठीक है, कोई भी जॉब है, अब उसके अंदर उसने देखा कितने टास्क परफॉर्म होते हैं, हर टास्क में कितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या किया, एक जॉब है, उसके कितने टास्क और एलिमेंट्स हैं, सपोज उस जॉब को करने के लिए 10 एलिमेंट्स हैं, तो F.W. टेलर ने हर एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट के परफॉर्म करने का टाइम नोट किया।
ठीक है। फिर उसने देखा कि अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो उसने उसी टास्क को डिफरेंट, फर्स्ट करो 5 मुख्तलिफ मेथड से उसने उनको परफॉर्म किया। तो उसने देखा कि जिस मेथड में 10 मिनट्स लग रहे हैं और उन 5 डिफरेंट मेथड्स को ट्राई करने के बाद अगर एक मेथड में 6 मिनट्स लग रहे हैं तो उसने कहना है कि दिस इज़ द राइट टाइम, राइट वे ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर टास्क, कि मिनिमम टाइम में हमने मैक्सिमम काम कर लिया। ठीक है। इट मीन्स कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किस चीज़ को स्टडी किया, हर टास्क के टाइम को। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, लिलियन एंड गिलब्रिथ ने, इन्होंने टाइम को तो फोकस किया, इन्होंने मोशन को भी स्टडी किया। ठीक है। मोशन में क्या उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने देखा कि हर टास्क में सपोज हम इसी को एग्जांपल को लेके चलते हैं कि 10 एलिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं। इन्होंने क्या किया कि वर्कर्स जो थे, वर्कर्स के साथ ना लाइट्स जो थी ना, लाइट की वॉचेस या लाइट बैंड्स जो थे वो हाथों के साथ बांध दिए। और इन्होंने किस चीज़ को स्टडी किया, ब्रिक लेयरिंग को। ठीक है। यानी जो मजदूर या जो भी काम करने वाले लोग थे वो ब्रिक लेयरिंग कर रहे थे, और जो एक वर्कर था ना वो एक दिन में सिर्फ 1000 ईंटों की लेयरिंग करता था। अब इन्होंने क्या किया, उसके हाथों पे लाइट अटैच की, उसको स्टडी किया और देखा, जब उसको ऑब्जर्व किया, उसको उसकी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वर्कर बहुत अननेसेसरी मूव भी करते हैं, अननेसेसरी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उस अननेसेसरी मोशन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। अब अननेसेसरी मूवमेंट जब रिड्यूस हो गई तो इसका फ़ायदा पता क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक वर्कर जो सिर्फ 1000 ब्रिक्स की लेयरिंग में इन्वॉल्व था, अब वो एक दिन में 2600 से 2700 जो 1000 कर दिया मैंने, 2600 जो थी ना वो ब्रिक्स लेयरिंग कर रहा था। तो इट मीन्स के अननेसेसरी मोशन को रिड्यूस करने से अब आपकी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई ना। ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मुझे फील हो रहा है। ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। बेसिकली द फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग वर्कर्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की ना, कहाँ 1000, अब कहाँ 26 से 2700। ठीक है ना, थ्रू द रिडक्शन ऑफ वेस्टेड मोशन। ठीक है, इन्होंने वर्कर्स जिन मोशन में जो मूवमेंट्स करके अपना टाइम वेस्ट करते थे उसको रिड्यूस कर दिया। डिवेलप द माइक्रो क्रोनोमीटर ऑफ टाइम वर्कर टू टाइम वर्कर मोशंस। ठीक है, देखा कि हर काम को परफॉर्म करने में वो टाइम भी, हर मोशन में टाइम कितना लग रहा है, एंड ऑप्टिमाइज वर्क परफॉर्मेंस। ठीक हो गया। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे। वो ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम बिजनेस में अचीव कर सकते हैं। तो जो इसके 5-6 जो बेसिक हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मिलता है, हम इंसेंटिवाइज करते हैं जिसको हाईली प्रोडक्टिविटी होती है, कॉस्ट रिडक्शन, डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है। फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो कहा कि वी हैव टू सेलेक्ट राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ठीक है। फिर ये फ्रैंकलिन गिलब्रिथ ने जो बताया कि हमें अब एलिमिनेट करना है जो वेस्टेज है, वेस्टेड मोशंस को रिड्यूस करना है। ठीक है। और अब हम ये देखेंगे कि आज के जो मैनेजर्स हैं, आज के मैनेजर्स हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। सो अब वो क्या कर रहे हैं, दे यूज टाइम एंड मोशन स्टडीज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। वो भी अब देख रहे हैं अननेसेसरी मोशंस को वो रिड्यूस करते हैं। वो देखते हैं कि हमारे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे रिड्यूस हो रही है, हमें क्या इसके लिए वो करना चाहिए। ठीक है। जो बेस्ट प्रैक्टिस जो बहुत ही सीरियसली हम समझते हैं कि वो की जा रही है, वो है बेस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ की हायरिंग बहुत इम्प्रूव हुई है। ठीक है। डिज़ाइन इंसेंटिव सिस्टम बेस्ड ऑन आउटपुट। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये भी कहा था कि जब आप किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो आपको उसकी वेजेस जो हैं उनको रिवाइज करना चाहिए, उसकी वेज को इंक्रीज करना चाहिए, उसको कोई इंसेंटिव देना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज के ऊपर। हमने पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ी, अब हम जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज पढ़ेंगे। डेफिनेटली जब भी हम इसका नाम लेते हैं तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो हेनरी फ्योल का ही आता है। ठीक है। हेनरी फ्योल ने बेसिक हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स दिए
और बेसिकली हेनरी फ्यूल के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो ये एक माइनिंग कंपनी में माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। तो जब उन्हें डायरेक्टर बनाया गया तो कंपनी जो थी वो लॉसेस में चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ चेंजेस किए। किस में किए? मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस किए उन्होंने, ठीक है। तो जो चेंजेस उन्होंने किए उनको फिर उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स की फॉर्म में सबके सामने रखा। What he believed that practice of management was distinct from other organizational functions, ठीक है। उसने कहा कि हमें अब ना मैनेजमेंट पे ज़रा फोकस करना है अपनी, ठीक है। Developed principles of management that apply to all organizational situations, ठीक है। उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स बताए जो वो समझते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चलते हैं। तो अब हम उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की तरफ आते हैं। ओके, सबसे पहला प्रिंसिपल उन्होंने हमें क्या दिया? डिवीजन ऑफ वर्क, यानी स्पेशलाइजेशन की तरफ उन्होंने कहा। अब स्पेशलाइजेशन की तरफ उन्होंने हमें ये कहा कि अगर एक पिन बनाने में 18 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जितने भी वर्कर्स हैं ना वो सारे के सारे वो 18 स्टेप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। इन्होंने कहा नहीं, अब ऐसे नहीं होगा। अब इन 18 स्टेप्स को हम 9 स्टेप्स में 9 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हर कैटेगरी के अंदर 2 स्टेप्स होंगे, ठीक है। और सिर्फ 6 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस पे काम करेंगे और वो 6 सिर्फ इन 2 के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ इन 6 को 18 स्टेप्स को याद रखना है, देखना है, अपना टाइम, अपनी एनर्जीज कंज्यूम करनी है, अब वो सिर्फ इन 2 को लर्न करने में और इन्हीं में एफिशिएंट होने में टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या मिला? ये हेनरी फ्यूल्स ने देखा एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो डिवीजन ऑफ वर्क हो गई ना, वो उसमें स्पेशलाइज कर रहे हैं। तो फ्यूल ने कहा कि हमें अब डिवीजन ऑफ लेबर पे काम करना है। रिम्यूनरेशन की बात की, उन्होंने कहा कि आउटपुट को देखो, ठीक है, और उन्हें रिवार्ड करो, उनकी पे इंक्रीज करो, राइट। क्योंकि उस टाइम पे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जब लोगों ने फॉलो करना शुरू किए तो उनकी प्रोडक्टिविटी 369% इंक्रीज की, लेकिन उनकी सैलरी सिर्फ 61% इंक्रीज हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आउटपुट को देखते हुए उन्हें रिवार्ड करना है। अथॉरिटी, अच्छा, अथॉरिटी के अंदर वो ये कहते हैं कि मैनेजर के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जो भी कमांड्स होती हैं ना वो पास कर सके, ठीक है, हुक्म दे सके भाई अपने वर्कर्स को। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा दिस अथॉरिटी मस्ट कम्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। ये अथॉरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से ड्राइव होनी चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने वर्कर्स से काम लेना है। यू हैव टू गेट वर्क डन फ्रॉम दीज वर्कर्स, ठीक है। तो आपकी अथॉरिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में के इन्वॉल्व में होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन पे उन्होंने ये बात की कि ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। वो कंपनीज जिनके वर्कर्स जो हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं ना, वो डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग को। लेकिन जहाँ पे वर्कर्स का काम मतलब डेली वेजर्स या इस तरह से है तो वो वहाँ सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। डिसिप्लिन में उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन जो है ना ये आता है आपकी कंपनी के रूल्स से, आपकी पॉलिसी से, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक बहुत अहम बात, एक पॉइंट हाईलाइट यहाँ पे कर दिया कि इन दोनों के अलावा जो बेस्ट डिसिप्लिन आता है वो आपकी लीडरशिप से आता है, ठीक है। उसने कहा आपके मैनेजर की लीडरशिप क्वालिटीज़ बताती है कि डिसिप्लिन कितना होगा। स्केलर चेन के अंदर है, इसके अंदर वो कहता है कि एक ही ना एक हायरार्की के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चले, ठीक है। फिर यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर वो क्या कहते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर ये फ्यूल कहते हैं कि ना एक एम्प्लॉय जो है ना इसका सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये वाला बंदा भी आके इसको डायरेक्शन दे रहा है, ये भी आके दे रहा है, ये भी दे रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक ही होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर के अंदर क्या है? वो कहता है आपका इन्वायरमेंट, आपकी पॉलिसीज़, आपका मटेरियल, आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर एक ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं ना, ठीक है ना,
तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरे पेन में कोई मसला है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि जनाब इसका बॉस जो है वो आके इसको डिफरेंट डायरेक्शन दे रहा है और इसका बॉस आके इसको डिफरेंट डायरेक्शन दे रहा है। जब काम ग्रुप में हो रहा है तो जनाब अब बॉस भी सिर्फ एक ही होगा, अब ज़्यादा बॉस नहीं होंगे, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए ग्रुप वर्क में। इक्विटी के अंदर वो कहता है भाई जस्टिस होना चाहिए, ठीक है ना, जस्टिस होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। फिर ये तो बहुत ईजी है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, ठीक है, कि आपकी जनाब ऐसा ना हो कि मेरे जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो मेरी कंपनी के इंटरेस्ट पे हावी हो जाए, नहीं, इट मस्ट बी सबऑर्डिनेट टू योर जनरल इंटरेस्ट, ठीक है, सबके। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, बिल्कुल आपके पर्सनल का टेन्योर जितना ज़्यादा यहाँ पे होगा स्टेबिलिटी उतनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक मुश्किल से 6 महीने लगा के एक बंदे को ट्रेन किया और वो आपकी कंपनी छोड़ के तो चला गया, नहीं, जितनी स्टेबिलिटी होगी उतना ही अच्छा होगा। इनिशिएटिव के इन्होंने कहा कि आपको अब बड़े दिल के साथ इस चीज़ को ओके करना है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ कोई नया, आपके वर्कर्स कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं, आपने उन्हें इनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। स्पिरिट द कोर्प्स के अंदर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी टीम स्पिरिट होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, जो क्या करेगा आपके और आपके एम्प्लॉयज़ का मोरल और यूनिटी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ओके जनाब, अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम ना अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करें आपको मैनेजमेंट में कौन सा न्यू टॉपिक समझना है, तो मैं उसके ऊपर फिर वो वीडियो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल वो बना लूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।